एडोलेसेंस का फाइनल एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 4 शुरू होता है जेमी के केटी को मारने के 13 महीने बाद। यानी पहले एपिसोड के इवेंट्स को 1 साल से ज्यादा हो चुका है। एडी मिलर, जिसका रोल स्टीफन ग्राहम ने किया है, ये ब्रिटिश एक्टर अपने रॉ इमोशन से भरी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। साथ ही इस शो के क्रिएटर हैं। वो अपना 50वां जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए अपने मूड को बेहतर रखने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी सुबह थोड़ी चिल्ड और स्लो लग रही है। उनके डैड ने उन्हें एक कार्ड भेजा है, साथ ही 5 पाउंड भी है। वो इस बात पर हंसते हैं कि 5 पाउंड में आजकल क्या ही आता है। साथ ही उनके बेटे जेमी ने जेल से एक कार्ड भेजा है। उनकी वाइफ मैंडा मिलर, जिनकी परफॉर्मेंस ग्रीफ को एक एपिक लेवल पर लेकर जाती है, उनके लिए एक स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाती है। उनकी डॉटर लीजा मिलर पूरे दिन को नॉर्मल रखने की प्लानिंग में मदद करती है। सब ठीक ही लग रहा होता है। ये परिवार खुश रहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर एडी अपनी वर्क वैन पर एक ग्राफिटी देखता है। इस पर लिखा है नॉन्स। यूके के स्लैंग में पीडोफाइल को नॉन्स कहा जाता है। स्पेलिंग होती है NONCE। अब ये अनक्लियर होता है कि ये एडी के लिए लिखा गया है या फिर जेमी के लिए। बेसिकली इस परिवार को टारगेट किया जा रहा है। एडी डिसाइड करता है कि वो अपने दिन को बर्बाद नहीं होने देगा। वो कहता है गेट द डे बैक, जैसा उसे थेरेपी में सिखाया जा रहा है। वो उसी टोन में इस बात को बार बार दोहराता है। सो बेसिकली ये परिवार अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने के लिए और बेहतर जिंदगी जीने के लिए थेरेपी का सहारा ले रहा है। ऑब्वियसली इनके साथ एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है। इस परिवार का जो छोटा बेटा है यानी कि जेमी, एक कत्ल के इल्जाम में जेल में बंद है। खैर, पेंट साफ करने की कोशिश फेल हो जाती है तो एडी, मैंडा और लीजा के साथ एक हार्डवेयर स्टोर में जाते हैं ताकि वहां पर पेंट रिमूवर खरीद सकें। वैन में जाते हुए लीजा एडी के कहने पर एक गाना प्ले करती है। यहाँ पर थोड़ा मस्ती मजाक होता है। ये लोग स्कूल की यादें डिस्कस करते हैं, किस तरह से एक बार उसने रेड एंड व्हाइट बॉलिंग शूज पहने हुए थे और इनकी पहली किस कैसी थी। यानी कि ये कपल एक दूसरे को स्कूल टाइम से जानता है। एडी हमें एक लविंग हस्बैंड और फादर नजर आता है। पहले एपिसोड में जैसे सवाल उठ रहे थे कि क्या एडी यानी कि जेमी का पिता एक अच्छा फादर था, तो शायद इस एपिसोड के जरिए ये क्लियर करने की कोशिश हो रही है कि हाँ, वाकई वो अपने परिवार का ध्यान रखता है, अपनी बीवी को प्यार करता है। खैर, फाइनली ये स्टोर पर पहुंचते हैं और वहां का एक एम्प्लॉय जिसका नाम क्विंट है, वो पेंट थिनर सजेस्ट करता है ताकि वैन पर लगा दाग मिट सके। लेकिन एडी को वो पहचान जाता है और फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बोलने लगता है, यही कि जेमी गिल्टी नहीं है, और साथ ही उसे आइडिया देता है क्राउड फंडिंग का। वो कहता है कि इंटरनेट पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उसके बेटे के साथ हैं। एडी को उसकी बातें इरिटेट करती हैं क्योंकि वो सच जानता है। उसने वो वीडियो फुटेज देखी है सीसीटीवी वाली, जिसमें जेमी केटी को चाकू से मार रहा है। उसे ये भी अच्छा नहीं लगता कि जो बच्ची मर चुकी है उसके खिलाफ इंटरनेट पर बातें चल रही हैं। उसका मूड थोड़ा अपसेट हो चुका है। ये लोग स्टोर से बाहर आ जाते हैं और एडी को वो बच्चे नजर आते हैं जिनमें से एक फ्रेडो है, और उसे शक होता है कि शायद इन्होंने ही उसकी गाड़ी पर ये सब लिखा है। वो उनके पीछे भागता है, उन्हें पकड़ता है, उन्हें धमकाता है, साथ ही उनकी साइकिल फेंक देता है। एडी का गुस्सा अपनी पीठ पर होता है। वो ब्लू पेंट उठाता है और उसी से ग्राफिटी पे पेंट कर देता है, यानी कि फेंक देता है। बिना सोचे समझे पूरी वैन पर पेंट बिखर जाता है। मैंडा उसे मना कर रही होती है लेकिन वो रुकता नहीं है। एक वर्कर क्लीनअप के लिए बोलता है लेकिन एडी इग्नोर करता है। इसके बाद भी उसका अपनी बीवी और बेटी के साथ जो बिहेवियर होता है वो नॉर्मल रहता है। वो नरमी से पेश आ रहा है अभी भी, इतना गुस्से में होने के बाद भी। सो क्लियरली इस इंसान के अंदर गुस्से का स्ट्रीक तो है, लेकिन वो अपने घर वालों पर अपना गुस्सा नहीं उतारता। घर लौटते हुए वैन में बिल्कुल साइलेंस होती है। कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब इमोशनल मेस में है। ये दिन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब दुनिया इनकी लाइफ में शामिल हो चुकी है। लोगों की बातें इन्हें अफेक्ट करती है। तभी एडी को जेमी का कॉल आता है जेल से। जेमी उसे बर्थडे विश करता है, इधर उधर की बातें बताता है। उसे पता नहीं होता कि गाड़ी में उसके फादर के अलावा और भी कोई है। और अब वो मेन बात कहता है। वो केटी के मर्डर के लिए गिल्टी प्ली देने जा रहा है। 1 साल से वो इस बात से डिनाई कर रहा था, पर अब कह रहा है कि वो एक्सेप्ट करेगा। शायद ये उसकी एक्सेप्टेंस की निशानी है। इससे एडी का बर्डन डेफिनेटली कम होगा। वो वीडियो जो सिर्फ इन दोनों ने देखा है, उसके बावजूद उसे अपने बेटे को नॉन गिल्टी के तौर पर सपोर्ट करना होता, लेकिन अब क्योंकि जेमी ने गिल्टी प्ली लेने का फैसला किया है, तो अब उसके पिता को झूठ का साथ नहीं देना होगा। मैंडा और लीजा भी कॉल पे आती हैं। थोड़ा कैजुअल टॉक होती है, खाना, जिम एटसेट्रा। जेमी शॉक्ड हो जाता है, उसकी आवाज थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। खैर, वो फोन रखता है लेकिन इससे पहले माफी मांगता है। उसे शायद अपने किए पर पछतावा है। उसे शायद अंदाजा है कि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया।
घर लौटकर सब अपने इमोशंस को प्रोसेस कर रहे हैं। मैंडा ने स्टोर से जो प्लांट खरीदा था वो उसे उठाकर अंदर लेकर जाता है। मैंडा और लीजा वैन में ही रुक जाती हैं। मैंडा कहती है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी ऊपर जाकर अकेले में रो पड़ती है। एडी अपने इमोशंस से जूझ रहा है, फिर भी बाहर जाने के लिए तैयार है। जैसा कि इन लोगों ने प्लान बनाया था कि ये आज फिल्म देखने जाएंगे। ये लोग इधर उधर की बातें करते हैं। मैंडा कहती है जेमी की आवाज ठीक लग रही थी, शायद उसके डिसीजन ने उसे हल्का फील करवाया हो, यानी कि ये एक्सेप्ट करना कि वो गिल्टी है। लीजा कहती है वो फिल्म रेंट कर लेते हैं, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये लोग लीजा का हालचाल पूछ रहे हैं, ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या इन्हें अपना शहर बदल देना चाहिए, लेकिन लीजा कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम जहाँ भी जाएंगे किसी ना किसी दिन सबको पता चल ही जाएगा कि ये जेमी की फैमिली है। वो कहती है कि मुझे भी लोग जेमी की बहन कहकर ताना मारते हैं, लेकिन फिर भी वो यहीं रहना चाहती है, इस प्रॉब्लम से निपटना चाहती है। एडी प्रॉमिस करता है कि वो वैन को रीपेंट करेगा। वो अपनी बेटी के अप्रोच को लेकर गर्व महसूस कर रहा है। फिर एडी और मैंडा बैठकर अपनी पेरेंटिंग के ऊपर बात करते हैं। मैंडा याद करती है कि जब जेमी अपने रूम में लॉक हो जाता था, दरवाजा बंद कर देता था, कंप्यूटर पर 1 बजे तक लगा रहता था, तब उसे अंदाजा ही नहीं था कि उसका बेटा क्या कर रहा है। वो सोचती थी कि उसका बेटा घर पर है तो सेफ है, सुरक्षित है। एडी कहता है जेमी इंटरनेट हेट में फंस गया था, गलत कंटेंट देख रहा था, जिससे लड़कियों को लेकर उसके दिल में नफरत पैदा होने लगी। एडी कहता है कि उसके अंदर खुद भी गुस्सा है। उसके पिता अब्यूजिव थे, उन्हें बचपन में पीटते थे, लेकिन उसने सोचा कि वो अपने परिवार के साथ ऐसा कभी नहीं करेगा, वो खुद अपने पिता जैसा नहीं बनेगा। लेकिन अब वो सोचता है कि क्या उसके बेटे के अंदर उसके पिता के गुण आ गए। वो समझ नहीं पा रहा कि जब मेरे खुद के पिता अब्यूजिव थे तो मैं नहीं रहा, लेकिन मेरा बेटा अब्यूजिव बन गया, बल्कि एक किलर बन गया। दोनों जेमी का बचपन याद करते हैं, जब वो और छोटा था, ड्राइंग करता था, फुटबॉल खेलता था। एडी कहता है कि जेमी फुटबॉल में बहुत अच्छा नहीं था। जब वो खराब खेलता था तो एडी ऐसे बिहेव करता था कि जैसे उसने जेमी को खराब खेलते हुए देखा ही नहीं। इस बारे में हमें पिछले एपिसोड में जेमी बताता है कि वो अपने पिता का जो रिएक्शन है वो नोटिस करता था। तो कई बार पेरेंट्स को लगता है कि वो जो कर रही है छोटे बच्चे को नजर नहीं आ रहा, लेकिन बच्चों की आंखें बहुत तेज होती हैं, वो सब देखती हैं, सब समझती हैं। मैंडा का कहना है कि तुम्हारा तो काम चल रहा था, तुम बहुत बिजी थे, लेकिन मेरी जिम्मेदारी थी बच्चों को देखना, जो मैं नहीं कर पाई। एडी इंसिस्ट करता है कि वो अच्छे पेरेंट्स थे, उनसे बस ये गलती हुई कि उन्हें लगा अगर वो घर पर है तो सेफ है। मैंडा कहती है हमारी कुछ तो जिम्मेदारी है, हमने उसे बनाया है, शायद और कुछ कर सकते थे। वो खुद को पूरा ब्लेम नहीं करती, लेकिन थोड़ा डाउट जरूर है। जब लीजा इनके पास आती है और समझदारी भरी बातें करती है तो ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर कहते हैं हमने इसे भी तो बनाया है। बेसिकली दोनों बच्चे जो एक ही घर में पले बड़े, लेकिन दोनों का नेचर काफी अलग निकला। एक ने कत्ल कर दिया और एक उस कत्ल के बाद आए तूफान से निपटने में अपने पेरेंट्स की हेल्प कर रही है। फिर एडी जेमी के रूम में जाता है अकेले, वही रूम जहाँ जेमी बदला, जहाँ वो लॉक रहता था, जहाँ उसका एक्सपोजर हुआ, जहाँ उसका हेट से एक्सपोजर हुआ और जहाँ से वो गिरफ्तार हुआ। एडी बेड पर बैठता है और पिलो में मुंह डाल के रोता है, पहले हल्की चीखें, फिर फुल ऑन रोना। मैंने कहीं पढ़ा था कि स्टीफन ग्राहम ने इस सीन को इम्प्रोवाइज किया, उसके दर्द का हर सेकंड रियल लगता है। एक्चुअली उनकी रियल लाइफ में जो वाइफ है, यानी कि हैना वॉल्टर्स, इस शो की को प्रोड्यूसर भी हैं और सीरीज में उन्होंने टीचर का रोल भी किया है। एडी सॉफ्ट टॉय को पकड़ता है, उसे किस करता है, टफ करता है और कहता है मेरे बेटे मुझे माफ करना, मुझे बेहतर करना चाहिए था। यही सीरीज का आखिरी डायलॉग होता है और वो भी उसी रूम में जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। और सीन फेड होता है, बैकग्राउंड में बजता है अरोरा का गाना थ्रू द आईज ऑफ अ चाइल्ड। इसकी सिंगर है एमिलिया हॉलिडे, जो केटी बनी थी इस शो में। उसकी आवाज हॉन्टिंग और मासूम है। सीरीज की हर लेयर को ये पूरी तरह से रैप कर देती है। डायरेक्टर वैलेंटिनी ने इस सॉन्ग को चूज किया क्योंकि वो केटी के पेन और इनोसेंस दोनों को एक लाइन में एक्सप्रेस करना चाहते थे। वो चाहते थे कि ये गाना एमिलिया खुद गाए, जैसे वो हमेशा स्टोरी का हिस्सा थी और रहेंगी। ये शो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए, और आपका क्या ख्याल है जिस तरह की कमेंट्री इस शो ने दी है उसके ऊपर। हर चीज के दो पहलू होते हैं, जैसे इंटरनेट हमारे बहुत काम आता है और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। क्या लगता है आपको, कमेंट्स में बताइए। बाय।